हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर। चाहे थोड़ा सा बड़ा बन जाए बट ये लास्ट में खत्म करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था और एक स्विमिंग का हमने एग्जांपल भी देखा था। हमने पढ़ा था कि अगर हम एक्शन करते हैं तो अपोजिट में हमें रिएक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है बार बार, डज एक्शन and reaction act on the same body? क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या एक्शन एंड रिएक्शन सेम बॉडी पर होता है? तो क्या आपको लगता है कि वो सेम बॉडी पर होता होगा? नहीं बेटा जी, आप याद करो, जब आप स्विमिंग का एग्जांपल कर रहे थे तो आपने क्या पढ़ा? एक्शन किस पे हो रहा था? पानी पे। रिएक्शन किस पे हो रहा था? हमारे पे। एक्शन किस पे हो रहा था? पानी पे। और रिएक्शन किस पे हो रहा था? हमारे पे। समझ रहे हो? तो एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं होता। तो आंसर इज नो एक्शन एंड रिएक्शन does not act on the same body. एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर नहीं होता। नो एक्शन एंड रिएक्शन डज नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। फॉर एग्जाम्पल while swimming we apply force on the water. This is called action. उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में वो क्या देगा? बदले में मेरी जान ले। एंड रिटर्न वाटर अप्लाई फोर्स ऑन अस। अपोजिट डायरेक्शन में होती है वो बताना नहीं है, पर हमने रिएक्शन बताते। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। इसका मतलब एक्शन किस पे हुआ? वाटर पे। रिएक्शन किस पे हुआ? हमारे पे। समझ रहे हो? तो एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पे होता है, सेम बॉडी पर नहीं होता। एक्शन अलग बॉडी पे होता है और रिएक्शन अलग बॉडी पे होता है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहां देखते हैं? some common examples of third law of motion. हाँ जी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ कॉमन एग्जांपल्स। कैसे एग्जांपल्स होते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के? ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल, द बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल फ्रॉम द बॉल। राइम बन गई तो बॉल फ्रॉम द बॉल। ठीक है बेटा, जब आप बॉल को फेंकते हो दीवार के ऊपर, तो आप दीवार के ऊपर क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो, एक्शन करते हो। बदले में दीवार बॉल के ऊपर क्या करती है? रिएक्शन देती है। बॉल के ऊपर क्या करती है? रिएक्शन देती है। समझ रहे हो? फोर्स आपने लगाई, बॉल को आपने फेंका, लेकिन फोर्स तो बॉल ने लगाई ना। तो बॉल ने क्या करा? दीवार के ऊपर एक्शन करा, बदले में बॉल वापस आ जाती है। जितना तेज फेंकोगे उतनी तेज वापस आएगी। तो दीवार क्या करती है? रिएक्शन देती है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। एक सेकेंड एग्जांपल है इसका, वॉकिंग। वॉक करते समय क्या होता है? जब आप वॉक करते हैं ना तो आप अपने पैरों से धरती को पीछे देखते हैं। ऐसा लगता है ना, जब आप आगे चलते हैं ना, यूं करते हैं, तो आप पैरों से धरती को पीछे धक्का मारते हैं, चल पीछे, धरती को पीछे करते हैं। और बदले में धरती आपको कहां करती है? आगे। धरती आपको कहां करती है? आगे। तो while walking we apply the force on the earth in the backward direction. And as a reaction, और रिएक्शन के तौर पे the earth applies a force
in the forward direction. In the forward direction. In this way we walk on the road. और इसी तरीके से हम रोड पे चल पाते हैं. इसी तरीके से हम क्या कर पाते हैं, रोड पे चल पाते हैं. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक एग्जांपल वॉकिंग, चलने का. एक तीसरा एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल देखते हैं, बाकी बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़ते रहेंगे. रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है? देखो बेटा, जब आप गन चलाते हो, हम तो चला नहीं सकते वैसे, तो हमें मिला नहीं वो लाइसेंस, तो जब हम गन चलाते हैं ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गन चलाते हो तो आपका जो हाथ है, ये शोल्डर है, ठीक है, आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा पीछे झटका खाता है. क्या करता है? पीछे झटका खाता है. ऐसा क्यों होता है कि आपका शोल्डर पीछे झटका खाता है? मेन कारण क्या? देखो बेटा, जब आप गन चलाते हो तो बुलेट कहाँ जाती है? आगे जाती है. बुलेट कहाँ जाती है? आगे जाती है. आपने बुलेट के ऊपर फोर्स कहाँ लगाई? आगे की तरफ. बुलेट आपके ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे की तरफ. बुलेट आपके ऊपर फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे की तरफ. इसलिए वो गन जो होती है वो कहाँ जाती है? पीछे आती है गन. और गन पीछे आने की वजह से हमारा शोल्डर भी क्या करता है? झटका, पीछे आ जाता है. समझ रहे हो? जब आपने गन चलाई, बुलेट चलाई, बुलेट तेजी से आगे गई फोर्स के साथ. जितनी तेज फोर्स बुलेट के ऊपर लगी, उतनी ही तेज फोर्स वो गन के ऊपर लगाएगी. क्योंकि गन ने तो काम किया फोर्स लगाने का, तो वो गन के ऊपर लगाएगी. गन ने बुलेट को आगे भेजा, बुलेट गन को कहाँ भेजेगी? पीछे. बुलेट गन को क्या भेजेगी? पीछे. और गन जब पीछे जाती है तो हमारे हाथ में जर्क आता है, झटका आता है. जर्क का मतलब क्या होता है? झटका. सो व्हेन अ बुलेट मूव्स very fastly in the forward direction, then as a reaction it applies a force on the gun in the backward direction. This is called recoiling of gun. इसको हम क्या कहते हैं? रिकॉइलिंग ऑफ गन. सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, अरे पबजी खेलोगे क्या? पबजी खेलने में क्या होता है? जब गन चला रहे हो तो आपकी पोजीशन हिलती रहती है, धर. क्यों हिलती है? क्योंकि जब बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आएगी. वो पबजी वाले को भी पता था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा ले. अगर बुलेट ना हिली ना तो फिर वो मजा नहीं आएगा. समझ रहे हो? तो पबजी वाले ने वो दिमाग लगाया, बाकी नॉर्मल वाले गेम वाले नहीं लगाते. पबजी वाले ने कहा भाई मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं तो ऐसे ही पता हूँ. तो ये होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन. समझ गए? जितना तेज फोर्स से बुलेट जाएगी उतनी तेज फोर्स से वो गन के ऊपर फोर्स लगाई. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन. याद रखना, जितना आप फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर लगाते हो, मान लो फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी, दो बॉडीज हैं, जितना आपने एक के ऊपर फोर्स लगाई उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है? 1 2 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 बाय 2. तो जो 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाई थी उससे माइनस क्यों लगा? अपोजिट डायरेक्शन में. वो 2 के ऊपर लगेगी 1 के द्वारा. तो जो 2 लगा रहा है 1 के ऊपर उससे अपोजिट लगती है 1 जो लगा रहा है 2 के ऊपर. समझ गए? तो F12 इज इक्वल टू माइनस में F21. समझ गए? फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. ठीक है जी? तो ये हमें कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब लास्ट टॉपिक करते हैं हमारा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और फिर हमारा चैप्टर को समाप्ति कह देंगे. बट ये टॉपिक लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों को समझ नहीं आता. तो इस वीडियो को आपके अपॉर्चुनिटी है दोबारा समझाने से, आप इस वीडियो को बार देखें. तो आपका लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये लॉ क्या कहता है? समझो बेटा. दिस पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा. दिस लॉ स्टेट्स दैट the total momentum in the system
remains conserved, the system remains conserved। तो वो कह रहा है कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम में वो कंजर्व रहता है। सिस्टम मतलब मान लो हमने दो गाड़ियों का सिस्टम मान लिया, ठीक है, दो गाड़ियां मूव कर रही थी, उन दोनों गाड़ियों का एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, एक सिस्टम मान लिया कि ये सिस्टम है, धरती पूरा एक सिस्टम है, तो हमने उसमें छोटा सा सिस्टम, दो गाड़ियां मूव कर रही थी, उनका सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इसके ऊपर मैं पूरा थ्योरी करने वाला हूं। तो वो कहना क्या चाहता है, जब दोनों गाड़ियां मूव कर रही थी तो दोनों गाड़ियों के पास अपना मोमेंटम था, ठीक है, दोनों गाड़ियों के पास क्या था, मोमेंटम था। दोनों का टोटल मोमेंटम जो होगा वो हमें पता है, ठीक है, इसका मोमेंटम दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होगा वो हमें पता है, ठीक है। मान लो एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी, ये पीछे से आ रही थी, तेज स्पीड से आ रही थी, इसने आगे वाली को टक्कर मार दी। जब टक्कर मारेगी तो पीछे वाली की स्पीड कम हो जाएगी, आगे वाली की स्पीड बढ़ जाएगी। दोनों का स्पीड अगर चेंज हो गई तो दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर से याद कर लो, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। मास तो सेम रहेगा गाड़ियों का, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। जब आप टक्कर मारोगे किसी को पीछे से तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, उस गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने टक्कर मार दी, मोमेंटम दोनों का चेंज हुआ, लेकिन जो मोमेंटम पहले था ना दोनों का टोटल, टक्कर मारने के बाद भी जो दोनों का टोटल मोमेंटम होगा, दोनों का टोटल मोमेंटम जो होगा वो सेम रहेगा। कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होगा। तो टोटल मोमेंटम जो था, जो पहले था और जो बाद में था, वो सेम रहता है। क्लियर बेटा जी, पहले और बाद में जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यही चीज वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। अब इसको समझते हैं डेरिवेशन से, ठीक है, ये डिफाइन थी तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो ये डिफाइन, अगर डिफाइन आ जाए एक नंबर में तो आप सीधा लिख दोगे, द लॉ स्टेट्स दैट टोटल मोमेंटम इन द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। एक सिस्टम था दो गाड़ियों का, वो कंजर्व रहता है, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है, हम और कोई कंडीशन पे नहीं जा रहे, हम आगे पीछे से गाड़ियां नहीं आ रही, एक के पीछे एक आ रही है, ठीक है, एक के पीछे एक आ रही है, ये चीज याद रखना, हमने सिर्फ इसको पढ़ना है। प्लस वन प्लस टू क्लासेस में जाओगे तो और मोमेंटम के बारे में पढ़ोगे तो आगे पीछे वाले केसेस भी पढ़ेंगे, सामने से दो आ रही है, लेकिन अभी दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और पीछे जो आ रही है वो तेज स्पीड से आ रही है ताकि वो उसको टक्कर मारेगी, और आगे वाली आगे जाएगी, पीछे वाली पीछे आएगी। क्यों पीछे आती है वो आपको पता ही है, क्योंकि जब आप एक गाड़ी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो गाड़ी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो गाड़ी ने आपको क्या किया, पीछे की तरफ फोर्स लगे तो आपकी गाड़ी रुक जाती है थोड़ी सी। जब आपकी गाड़ी की मोशन आगे था, दूसरी गाड़ी ने आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाई, समझ रहे हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों फोर्स लगाई उसने, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। आप उसके ऊपर फोर्स ना लगाते तो वो आपके ऊपर ना लगाती। जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझ गए, मजा आ गया सर जी। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन की है तो ये डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है बेटा जी। तो वो कह रहा है कि कंजर्वेशन मोमेंटम, एक फिक्स सिस्टम के लिए मोमेंटम प्रूव करना है कि जो मोमेंटम पहले था टकराने से, टोटल टकराने के बाद भी उतना ही है। तो हमने क्या किया, लेट टू कार्स, दो कार्स मान ली, लेट टू कार्स मूविंग with initial velocity u1 and u2, टू कार्स मान ली 1 and 2, let two cars 1 and 2, नाम देती हूं उनको 1 और 2, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 such that u1 is greater than u2, ठीक है जी। मतलब समझो, ये गाड़ी 1 है, ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। आगे एक गाड़ी थी, इसके मास सेम है, मास भी अलग अलग है, बस टू कार्स 1 एंड मूविंग वेलोसिटी हैविंग मास सेम डायरेक्शन, हैविंग मास m1 एंड m2, तो इसका मास मान लिया m2, इसका m1, u2, u1, ठीक है जी। ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन से, कोलिजन से पहले दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी,
दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है बेटा जी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर जाके फोर्स लगा दी, इसके ऊपर जाके टक्कर मार दी, टक्कर मारने का मतलब फोर्स लगा दी। तो अब क्या हो गया, कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो गया, टक्कर मार दीजिए। ये टक्कर मारने से पहले की थे, अब टक्कर तो यही मारेगा क्योंकि ये तेजी से जा रहा है। अगर याद रखना, मैंने स्पेशल लिखा हुआ u1 u2 से बड़ा है। अगर u1 u2 से बड़ा नहीं होगा तो ये कभी टक्कर नहीं मार पाएगा। पीछे वाली गाड़ी की अगर स्पीड ज्यादा नहीं होगी आगे वाली से, तो वो आगे पहुंच नहीं पाएगी, टक्कर ही नहीं मार पाएगी। तो अब टक्कर मार दी, टक्कर टक्कर ना मारिया कर, ये टक्कर लग गई। ठीक है, ये 2, ये 1, इसका मास m1, इसका मास तो सेम रहेगा, लेकिन टक्कर मारने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1। इसका मोमेंटम क्या था, m1 u1, इसका क्या था m2 u2। टोटल मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2। कोलिजन हो गया। इस वाले का मोमेंटम कितना था, m1 v1, इसका कितना था m2 v2। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। तो आपको ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। ये सब कुछ लिख लेना आपने पहले, ये सब कुछ उतारना डायग्राम के साथ। यहां तक लिख लिया, ये डायग्राम बाद में बनाना, मैं पहले पूरी लाइन लिखूंगा, आप पहले समझना, मैं पहले पूरी लाइन लिखूंगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन car 1 will start moving with velocity v1 and car 2 will moving with velocity v2। कार 2 कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, v2 के साथ, कोलिजन के बाद। तो डायग्राम दोनों के बनाने हैं, ये पूरी लाइन लिखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन शुरू मतलब सॉल्यूशन की, डायग्राम बना लेना, सब कुछ बना लेना। अब बात करते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो था हमारा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या था, कोलिजन होने के बाद, टक्कर खाने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर खाने के बाद मोमेंटम क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर खा दी, ठीक है जी। अब जब टक्कर लगाई, सो लेट F21 is the force on 2 by 1। तो F21 क्या है, जो 2 के ऊपर फोर्स लगी है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, F21। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के ऊपर फोर्स लगी है तो सारी चीजें किसकी आ जाएंगी, 2 की। m2, A का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t। मान लो t टाइम के लिए टक्कर लगी थी, तो क्या हुआ, मास उसका m2 था जिसके ऊपर टक्कर लगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, तो m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t, m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t। ऑल्सो अगर 2 1 के ऊपर टक्कर मारेगा तो बदले में 1 भी तो 2 के ऊपर टक्कर मारेगा। अगर तूने मेरे ऊपर टक्कर मारी आगे की तरफ, मैं तेरे ऊपर पीछे की तरफ मार दूंगा, ठीक है। तो F12 क्या हो जाएगा, इज द फोर्स ऑन 1 बाई 2, जो 1 के ऊपर लगी 2 के द्वारा। तो F12 क्या हो जाएगा मेरा, m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t। तो जितनी देर के लिए 1 ने टक्कर मारी उतनी देर के लिए 2 ने टक्कर खाई, तो टाइम तो सेम रहेगा दोनों के लिए। टाइम तो t1 t2 का कोई मतलब नहीं, टाइम तो सेम रहेगा। तो यहां तक मामला हमारा पहुंच चुका है, बहुत बड़ा डायग्राम सॉल्यूशन है इसका। यहां तक मामला पहुंच चुका है कि किसने किसको टक्कर मारी और फोर्स लगी दोनों के ऊपर। समझ गए यहां तक, बहुत ही आसान था बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है जी। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा आपका, F12 इज इक्वल टू माइनस में F21, ओह F21। तो जो 1 के ऊपर लगी 2 के द्वारा, उतनी ही फोर्स 2 के ऊपर लगेगी 1 के द्वारा, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। समझ गए? तो वैल्यू डाल दो, m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाई t से t काट दो, m1 v1 माइनस m1 u1 सॉल्व कर दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। एक साइड v1 v2 वाले ले और एक साइड u1 u2 वाले, ठीक है जी। तो मैं ये वाला इधर ले जाता हूं और ये वाला इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये चीज तो प्रूव करनी थी। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो गया है, नीचे लिख सकता हूं मैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम था टोटल, वो क्या रहा, सेम रहा। तो ये हमारा था पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम कल परफॉर्म करेंगे, लेक्चर कल भी लेंगे एक, और फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं। आज के लिए शुक्रिया गाइस, थैंक यू, शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे मैन, कम ऑन।